हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में और आगे बढ़ने वाले हैं और हम देखने वाले हैं हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट एल्गोरिदम, जिसे शॉर्ट में हम बुलाते हैं HRRN, राइट। अब इससे पहले हमने देखा था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज नॉन प्रीएम्प्टिव, और अगर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्टिव की बात करें तो वो हो गया शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। दोस्तों, ये जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, दिस इज द ऑप्टिमल एल्गोरिदम। मतलब किसी भी सिचुएशन के लिए हम कोई भी एल्गोरिदम लगा ले तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का टर्न अराउंड टाइम सबसे कम होगा, उसका वेटिंग टाइम भी सबसे कम होगा, राइट। इट इज द ऑप्टिमल एल्गोरिदम। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या था दोस्तों? दिस एल्गोरिदम सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन। दिस एल्गोरिदम डज नॉट हैव फेयरनेस, राइट। इट वॉज नॉट फेयर टू एवरी प्रोसेस। उसमें क्या इश्यू था? अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम बहुत ही बड़ा है और कंटिन्यूअसली छोटे छोटे बर्स्ट वाली प्रोसेस आती जाती है, तो चूंकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है तो उन छोटी छोटी बर्स्ट वाली प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा, और ये जो प्रोसेस लंबे बर्स्ट वाली है उसको चांस मिलेगा ही नहीं, तो उसका वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा एंड इट विल गो अप टू इनफाइनाइट, एंड दैट इज नथिंग बट द सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन, राइट। तो इसको टैकल करने के लिए ये हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट एल्गोरिदम पिक्चर में आया। अब ये क्या करता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, ये जो HRRN एल्गोरिदम है वो नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। सो सबसे पहली चीज, ये नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। नाउ इट मेक्स शेड्यूलिंग डिसीजन It makes scheduling decision based on the response ratio. And how this response ratio is calculated? This response ratio is nothing but waiting time plus burst time divided by burst time. This is how response ratio is calculated. So at एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, जब कभी भी कोई प्रोसेस टर्मिनेट होती है, चूंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट होगी तब जाकर के ही शेड्यूलिंग डिसीजन लिया जाएगा। तो जब कभी भी कोई प्रोसेस खत्म होती है तब बाकी की जितनी भी रेडी क्यू में प्रोसेस है उन सबका रिस्पांस रेशियो निकाला जाता है, और रिस्पांस रेशियो की फॉर्मूला ये है वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम। अब उनमें से जिस प्रोसेस का रिस्पांस रेशियो सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे हाई होगा, उसको सीपीयू मिलेगा। और मान लीजिए कोई दो प्रोसेस का रिस्पांस रेशियो सेम आता है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम हम अप्लाई कर सकते हैं, जो भी पहले आई थी उसको दे दे, राइट। तो अब इसकी ब्यूटी क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए, अब आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई प्रोसेस है मेरी लेट्स से P1। अब P1 प्रोसेस काफी लंबे टाइम से वेट कर रही है, उसका वेटिंग टाइम इज वेरी हाई, काफी लंबे टाइम से वो वेट कर रही है, एंड उसका बर्स्ट टाइम जो है वो बहुत ही छोटी प्रोसेस है, उसका बर्स्ट टाइम इज वेरी लो, राइट। सो इफ वेटिंग टाइम इज वेरी हाई एंड बर्स्ट टाइम इज वेरी लो, देन द रिस्पांस रेशियो विल बी वेरी हाई, बिकॉज रिस्पांस रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेटिंग टाइम एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बर्स्ट टाइम। तो यहां पर उसका रिस्पांस रेशियो जो होगा वो बहुत ही हाई होगा, और नेक्स्ट टाइम में उसके सिलेक्शन के चांसेस भी काफी हाई है। मतलब ऐसी प्रोसेस की जो काफी टाइम से वेट कर रही है और उसका बर्स्ट टाइम बहुत ही छोटा है, उसको चांस पहले मिलेगा। अब दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं। मान लीजिए प्रोसेस P2 है, उसका वेटिंग टाइम बहुत कम है, मतलब वो अभी अभी आई है मान लीजिए, लेकिन उसका बर्स्ट टाइम बहुत ही ज्यादा है, उसका बहुत ही ज्यादा बर्स्ट टाइम है, बहुत ही बड़ा बर्स्ट टाइम है। तो चूंकि ये बड़ी वैल्यू है और ऊपर की वैल्यू बहुत छोटी है, तो रिस्पॉन्स रेशियो विल बी लो, और रिस्पांस रेशियो लो होगा तो उसके नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन के चांसेस काफी कम है, राइट। अब आप समझिए, ये जो प्रोसेस है P2, उसके सिलेक्शन के अभी सिलेक्शन के चांसेस कम है, लेकिन उसके नेक्स्ट टाइम भी वो सिलेक्ट नहीं होती है, उसके बाद भी वो सिलेक्ट नहीं होती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका बर्स्ट टाइम तो उतना ही रहने वाला है। धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, उसका वेटिंग टाइम बढ़ता जाएगा, और वो बढ़ता वाला वेटिंग टाइम उसके रिस्पांस रेशियो की वैल्यू को भी बढ़ा देगा। तो अगर मेरी प्रोसेस
काफी लंबे टाइम से वेट कर रही है तो उस पर रिस्पॉन्स रेशियो हाई रहेगा और उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। तो आप देखिए वहां पर शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट में जो प्रोसेस को हम सीपीयू ही नहीं दे पा रहे थे, लंबा बर्स्ट होने की वजह से उसको यहां पर दे पाएंगे। लंबा बर्स्ट होने की वजह से हम उसको अभी सीपीयू नहीं दे रहे, इसका बर्स्ट ज्यादा है, इसको अभी सीपीयू नहीं दे रहे, उसको वेट करवाएंगे। भाई तू वेट कर, उसको तराशेंगे, कब तक तू वेट करता है, उसका वेटिंग टाइम बहुत बढ़ेगा, रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ेगा, बाकी की प्रोसेस से वो बढ़ जाएगा और उसको चांस मिलेगा। सो दिस एल्गोरिदम इज फेयर, इट डज नॉट सफर फ्रॉम स्टारवेशन, राइट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एल्गोरिदम, राइट। चलिए तो अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो उसी एग्जाम्पल को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। P1, P2, P3, P4 मेरी 4 प्रोसेस है, उनके अराइवल टाइम 2, 0, 3, 5 रिस्पेक्टिवली है और बस टाइम है 4, 7, 5, 4, राइट, रिस्पेक्टिवली। अब गन चार्ट सबसे पहले हम बनाएंगे। तो ये है मान लीजिए मेरा गन चार्ट। अब 0 टाइम यूनिट पे आप देख लीजिए 0 टाइम यूनिट पे कौन सी प्रोसेस आई है। 0 टाइम यूनिट पे प्रोसेस P2 आई है। अब सिर्फ एक ही प्रोसेस है तो मुझे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसी को ही सीधा सीपीयू मिल जाएगा और ये नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। तो 7 टाइम यूनिट तक सीपीयू मेरा P2 के पास ही रहेगा। तो P2 7 टाइम यूनिट तक प्रोसेसर अपने पास रखेगी। अब यहां पर कहानी शुरू होती है। यहां पर P2 कंप्लीट हो गई, टर्मिनेट हो गई, उसने सीपीयू दे दिया। अब यहां पर मुझे शेड्यूलिंग डिसीजन लेना है और किसके बेस पे से लिया जाता है, रिस्पॉन्स रेशियो। जब 7 टाइम यूनिट हुआ तब मेरे पास मेरी रेडी क्यू में प्रोसेस P1 भी है, P3 भी है और P4 भी है। तो तीनों का रिस्पॉन्स रेशियो हम निकालेंगे और उसमें से जिसका सबसे हाई होगा उसको हम सीपीयू देंगे। तो P1 का रिस्पॉन्स रेशियो अगर मैं 7 टाइम यूनिट पे निकालूं तो P1 का दोस्तों वेटिंग टाइम क्या है 7 टाइम यूनिट तक, वो 2 टाइम यूनिट पे आई थी तो उसका वेटिंग टाइम रहेगा 7 - 2 दैट इज 5 + 4 is the burst time for it divided by 4, so that is 9/4 and that is nothing but 2.25। P3 की बात करें तो P3 आई है दोस्तों 3 टाइम यूनिट पे और हम 7 टाइम यूनिट पे बात कर रहे हैं तो वो 4 टाइम यूनिट तक उसने वेट किया। 7 - 3 दैट इज 4। तो वेटिंग टाइम फॉर P3 एट दिस पॉइंट इज 4 एंड द बर्स्ट टाइम इज 5। So 4 + 5 divided by the burst time which is 5, so that is 9/5। तो यहां पर मुझे आंसर मिलेगा somewhat around 1.9। फिर आएगी P4 की बारी। अब P4 आई है 5 टाइम यूनिट पे तो उसका वेटिंग टाइम बहुत कम है, 7 - 5 दैट इज 2 प्लस उसका बर्स्ट टाइम क्या है दोस्तों 4 डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम दैट इज 4, सो दैट इज 6/4 दैट इज नथिंग बट 1.5। तो आप देखिए ये जो मेरा P1 था उसका वेटिंग टाइम सबसे हाई है, P3 का उससे कम है और P4 का उससे कम है और P1 का बर्स्ट टाइम भी उतना बड़ा नहीं है तो इसीलिए P1 का जो रिस्पॉन्स रेशियो है वो हाई हो गया। तो अब यहां पर P1 को चांस मिलेगा और P1 नॉन प्रीएम्प्टिवली पूरे टाइम यूनिट के लिए सीपीयू को यूज करेगी और 4 टाइम यूनिट तक उसको चाहिए तो 7 से लेकर के 11 तक P1 के पास रहेगा। P1 यहां पर टर्मिनेट हो गई, उसने सीपीयू वापस दे दिया। अब यहां पर शेड्यूलिंग डिसीजन लिया जाएगा। मेरे पास P3 और P4 दो प्रोसेस है तो दोनों का रिस्पॉन्स रेशियो निकाला जाएगा। चलिए अब यहां पर P3 का रिस्पॉन्स रेशियो मैं निकालता हूं तो 11 - 3, राइट, वो आई थी 3 टाइम यूनिट पे और 11 तक हम बात कर रहे हैं तो 11 - 3 8 टाइम यूनिट तक उसने वेट किया प्लस उसका बर्स्ट टाइम है 5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 13/5। एंड इफ यू टॉक अबाउट P4 देन P4 का वेटिंग टाइम है 11 - 5 दैट इज 6 बट बर्स्ट टाइम इज 4 डिवाइडेड बाय 4, सो दिस वन इज 10/4 दैट इज नथिंग बट नॉट 2.25 बट इट इज 2.5 आई थिंक, राइट, 2.5। और यहां पर ये 8 + 5/5 दैट इज 13/5 एंड दिस इज नथिंग बट 10, राइट, 13 10 3 सो 2.6। ये हो गया 2.6। P3 का हो गया 2.6, P4 को हो गया 2.5। अब देखिए यहां पर ये गैप बड़ा था
लेकिन यहाँ पर ये जो गैप है बहुत छोटा हो गया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे P4 का रिस्पॉन्स रेशियो बढ़ता गया, P3 का भी बढ़ता गया, लेकिन P4 का जिस हिसाब से बढ़ा उस हिसाब से P3 का नहीं बढ़ा। लेकिन फिर भी P3 का जो रिस्पॉन्स रेशियो हाई है P4 से, तो चांस किसको मिलेगा, P3 को। तो यहाँ पर अब P3 को चांस मिलेगा। P3 11 से लेकर के 5 मतलब 16 टाइम मिनट तक उसको यूज़ करेगी, और उसके बाद P4 यूज़ करेगी, दैट इज 16 से लेकर के 20 टाइम यूनिट तक। क्योंकि अब 16 पे P3 खत्म हो गई और फिर उस मेरे पास सिर्फ P4 ही है, तो वहाँ पर रिस्पॉन्स रेशियो ढूंढने की जरूरत नहीं, उसी को ही CPU मिलेगा, तो सीधा ही हमने लिख दिया। अब यहाँ पर अगर हम ये पूरी कहानी की बात करें, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम क्या मिलेगा। कंप्लीशन टाइम फॉर P1 इज 11, for P2 it is 7, for P3 it is 16, and for P4 it is 20. The turnaround time is nothing but completion time minus arrival time. So 11 minus 2 is 9, 7 minus 0 is 7, 16 minus 3 is 13, 20 minus 5 is 15. So that is turnaround time. Next is waiting time. Waiting time is nothing but turnaround time minus burst time. So turnaround time 9 minus 4 that is 5, 7 minus 7 that is 0, 13 minus 5 that is 8, 15 minus 4 that is 11. What is the response time? सबसे पहली बार प्रोसेस आई और उसके बाद सबसे पहला रिस्पॉन्स उसने कब जनरेट किया। अगर P1 की बात करें तो P1 ने सबसे पहला रिस्पॉन्स जनरेट किया 7 पे, और वो आई थी 2 पे, 7 minus 2 that is 5। और चूंकि ये नॉन प्रेम्प्टिव एल्गोरिथम है दोस्तों, तो नॉन प्रेम्प्टिव एल्गोरिथम में वेटिंग टाइम विल बी इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम, तो वही कहानी होगी, राइट। अब इसकी एवरेज निकाले, राइट। सो दिस इज 9 plus 7 that is 16, 16 plus 13 that is 29, प्लस 15 दैट इज 44। यहां पर ये क्या होगा, 11 plus 8 19 plus 4 दैट इज 24। यहां पर भी 24 होगा, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज नथिंग बट 11, एवरेज वेटिंग टाइम इज 6, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इज 6। तो आप देखें यहां पर दिस प्रोसेस और दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम does not suffer from starvation. It actually eliminates the limitation of shortest job first. This is what HRR and highest response ratio. Next. Thank you.